नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जीडीपी। जीडीपी की पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत चीजें रह गई थी टेक्निकल इश्यू की वजह से, वरना मैंने पूरी वीडियो तो बनाया था लेकिन वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज की क्लास में जो चीजें रह गई हैं उनको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो कल का अच्छा लगा हो या पिछली क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लास आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दें अगर हो जाए तो आपका, ठीक है। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं जीडीपी गणना की, यानी आपकी जो जीडीपी होती है उसकी गणना किसके आधार पर की जाती है। तो आप बताओगे, जो जीडीपी की गणना होती है, तो जीडीपी की गणना अधिकांशतः की जाती है मार्केट प्राइस पर। किस पर की जाती है? मार्केट प्राइस पर, ठीक। यानी कि जो किसी भी चीज का जो बाजार का अंकित मूल्य होता है उसके आधार पर किसी भी चीज की क्या की जाती है? जीडीपी गणना की जाती है। जैसे समझिए, जैसे अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी यानी किसी चीज के मार्केट प्राइस के आधार पर अपने उसकी जीडीपी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? तो अपन क्या करेंगे, जीडीपी यानी कि उसका कोई ना कोई फैक्ट कॉस्ट होगा। फैक्ट कॉस्ट यानी उसका जो क्या होगा? लागत मूल्य। क्या होगा उसका? लागत मूल्य, ठीक है। यानी उस किसी चीज को बनाने में उसका कुछ खर्चा भी आया होगा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, अगर कोई बल्ब बनाने वाली कंपनी है, क्या बनाने वाली है? बल्ब बनाने वाली कोई कंपनी है। अगर मान लीजिए उसने एक बल्ब को 8 रुपए में बना के तैयार कर दिया। कितने रुपए में बना के तैयार कर दिया? 8 रुपए में। अब इस 8 रुपए पर ये तो किसका खर्चा हो गया? एक खर्च किसका हो गया? तो आप बताओगे, एक खर्च हो गया कंपनी का। एक खर्च किसका हो गया? कंपनी का। तो इस पर या तो अगर ज्यादा वीआईपी चीज अगर जो ज्यादा शौक के लिए खरीदी जाती है तो उस पर लगाया जाएगा टैक्स। क्या लगाया जाएगा इस पर? टैक्स। या मानव की जरूरत की चीज है, मानव की जरूरत की है, यानी या तो इस 8 रुपए पे क्या जोड़ दिया जाएगा? या जोड़ दिया जाएगा टैक्स। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है यानी जरूरत है मनुष्य को, तो इस पर क्या लगा दी जाएगी? सब्सिडी। क्या लगा देंगे? सब्सिडी। यानी कि जो सब्सिडी उसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस। देखिए, अगर मान लीजिए इस पर 2 रुपए का लग गया टैक्स। कितने का लग गया? 2 रुपए का लग गया टैक्स। तो इसकी जो एमपी होगी, एमपी यानी कि जो मार्केट प्राइस होगी, क्या होगी? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस की कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी। तो अगर इस पर सब्सिडी लगी 2 रुपए की, कितने रुपए की? 2 रुपए की लगी सब्सिडी, तो इसकी जो एमपी होगी, एमपी यानी कि जो इसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो 8 में से 2 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कितने रुपए बचेगी? 6 रुपए बचेगी। आपको समझ में आएगा? यानी गवर्नमेंट द्वारा किसी भी चीज को या तो टैक्स लगाकर किया जाता है महंगा, या तो टैक्स लगाकर उस चीज को किया जाता है महंगा, या फिर उस पर सब्सिडी देकर उसको किया जाता है सस्ता। उसको सब्सिडी देकर क्या किया जाता है? उसको या तो सस्ता किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आए। तो एक बात बताइए, जब अपन इस जीडीपी की गणना करेंगे किसके आधार पर? जब अपन इस जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर टैक्स जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? टैक्स जुड़ा होगा। इफेक्टिव कॉस्ट समझ में आ गया। या फिर माइनस इसमें क्या हो रही होगी? सब्सिडी। इसमें क्या माइनस हो रही होगी? तो आप बताओगे, इसमें माइनस हो रही होगी सब्सिडी, ठीक है। जैसे गैस सिलेंडर पर पहले क्या मिलती थी? सब्सिडी मिलती, अब मिलती है या नहीं है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अब बताइए, यानी गवर्नमेंट द्वारा किसी भी चीज को या तो टैक्स लगाकर किया जाता है महंगा, टैक्स लगाकर उसको क्या किया जाता है? महंगा, या फिर उसको सब्सिडी देकर उसको किया जाता है सस्ता। क्या किया जाता है? उसको किया जाता है सस्ता। इतनी बातें याद रखोगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर वास्तव में बात करें, वास्तव ये तो मैं मानने के लिए थी, वास्तव में बात करें तो जीडीपी की गणना होती है, जो जीडीपी होती है उसकी गणना होती है उसकी फैक्ट कॉस्ट पर। उसकी किस पर होती है? उसके फैक्ट कॉस्ट पर उसकी गणना की जाती है। फैक्ट कॉस्ट में यानी उसका जो लागत मूल्य होता है, यानी किसी चीज को क्या बनाने में कितना खर्च आया, तो उसका जो लागत मूल्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं? फैक्ट कॉस्ट कहते हैं। अब समझिए, अगर अपन को मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति ने, मैंने कहा कि मैं कोई वस्तु खरीद के लाया, मान लीजिए एक बल्ब, जो मैंने एग्जांपल दिया उसी को मैं दोबारा समझाता हूँ। मान ली मैं बाजार गया, एक बल्ब खरीदा मैंने 10 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा? 10 रुपए का।
अगर मेरे को एक मेरे तो 10 रुपए का खरीदा, मेरे लिए क्या हो गया एमपी, यानी इसका मार्केट प्राइस होगा, उसी रेट पे मेरे को मिला है। अब देखिए, लेकिन दुकानदार ने मुझे ये भी बोला था कि जो आप 10 रुपए का बल्ब ले जा रहे हो इसमें 2 रुपए का ऐड है टैक्स, 2 रुपए का ऐड है टैक्स। तो एक बात बताइए, अगर मेरे को इस बल्ब का फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, एफ से निकालना है, एफ से यानी इसका मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 में से 2 को क्या कर दूंगा माइनस, और 8 रुपए मेरा क्या निकल के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। या फिर मैं मान लीजिए कहीं गया, कोई चीज खरीदी मैंने 10 रुपए की, कितनी खरीदी 10 रुपए की, तो मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, तो मेरे लिए 10 रुपए क्या हो गए उसके मार्केट प्राइस हो गया, उस पर मैंने खरीदी होगी। लेकिन दुकानदार ने मेरे से एक बात और कही कि इस पर 2 रुपए लगा है सब्सिडी, इस पर 2 रुपए क्या लगा है सब्सिडी। तो अगर मेरे को वापस से फिर से अगर इसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इस वस्तु का जो 10 रुपए की मैंने ए वाली खरीदी है, तो इसमें मैं 10 में से क्या कर दूंगा 2 कम कर दूंगा, यानी 8 रुपए मेरा क्या हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, यानी 8 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी। अब मैं अगर देखिए एक इसको मैंने गलत बता दिया, समझिए थोड़ा। जैसे देखिए, अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीदी और उसने कहा कि 2 रुपए की क्या है सब्सिडी है, इस पर 2 रुपए की सब्सिडी है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए 2 रुपए का यानी मेरे को इस पर पहले से ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है, तो 10 में मैं 2 को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12, और 12 क्या होगा इसका फैक्टर कॉस्ट, 12 क्या होगा इसका फैक्टर कॉस्ट। तो सेम इसी तरह वास्तव में जीडीपी की गणना की जाती है फैक्टर कॉस्ट पर, वास्तव में जीडीपी की गणना किस पर की जाती है फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताइए, अधिकांशतः चीजों की आपको फैक्टर कॉस्ट क्या मालूम होती है, मैक्सिमम चीजों की फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम नहीं रहती है, लेकिन सभी चीजों की मार्केट प्राइस तो आपको मालूम रहती है। तो जब आप जीडीपी की गणना यानी कि जीडीपी से यानी उसकी क्या निकालोगे, जब उसकी फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, जो जीडीपी की मार्केट प्राइस होता है, जीडीपी का जो क्या होता है मार्केट प्राइस यानी एमपी होता है, अगर उस चीज पर कोई भी वस्तु यदि उस पर लगा है टैक्स पहले से, तो टैक्स को आप क्या कर दोगे कम कर दोगे। अगर सब्सिडी देकर उससे कम कर दिया गया तो सब्सिडी को जोड़ दो, उसका क्या निकल के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, यानी इसको मैं सब्सिडी को क्या कर दूंगा जोड़ देता हूँ। अब ये मेरा क्या निकल के आएगा फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। यानी वास्तव में जब इस आधार से गणना की जाती है तो वह निकलती है रियल जीडीपी। कौन सी जीडीपी आती है, रियल जीडीपी। अब ये रियल जीडीपी क्या होती है इसको अपन आगे समझेंगे, जो किसी ना किसी बेस ईयर पर आधारित होती है, जो किसी ना किसी बेस ईयर यानी जिसे हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष, जो किसी ना किसी बेस ईयर से यानी आधार वर्ष पर आधारित होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर चीजें आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो द्वारा रिपीट करके देख सकते हो, या चाहो तो मैं अभी इसको एक बार समझा देता हूँ। जैसे देखिए मैंने कहा कि जीडीपी की गणना की जाती है मार्केट प्राइस पर, जीडीपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट यानी उसका लागत मूल्य, या तो उस पर लगा होगा टैक्स, उस पर क्या लगा होगा टैक्स, या लगी होगी उस पर सब्सिडी। टैक्स लगा हुआ है तो वस्तु हो जाएगी महंगी, सब्सिडी लगी तो वस्तु हो जाएगी सस्ती। अब देखिए लेकिन वास्तव में जो जीडीपी होती है उसकी गणना की जानी चाहिए फैक्टर कॉस्ट पर। किस पर की जानी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। अगर अब अधिकांशतः आपको चीजों का फैक्टर कॉस्ट तो मालूम नहीं होता है, तो आपको क्या पता होता है, तो आप क्या बताओगे, हमको पता होता है सर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो अधिकांश मैक्सिमम चीजों का मिल जाता है। तो देखिए अगर मार्केट प्राइस उसमें टैक्स लगा हुआ है तो टैक्स को अपन करते हैं पहले से, अगर टैक्स ऐड है तो टैक्स को कर देंगे माइनस, तो क्या निकल गया फैक्टर कॉस्ट। या उसमें पहले से सब्सिडी देकर जो मार्केट प्राइस उसको कम कर दिया है तो ऐसे सब्सिडी को कर दें अपन उसमें जोड़ देंगे तो अपन का क्या निकल के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। और जब इस आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है तो रियल जीडीपी निकल के आता है जो किसी ना किसी बेस ईयर पर आधारित होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। दोनों का मैं एक चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझाता हूँ। चलिए समझते हैं क्या होता है नॉमिनल जीडीपी और क्या होता है रियल जीडीपी। मैंने सारी चीजों को लिख दिया ताकि आपका टाइम क्या ना हो, फालतू जाया ना हो, बर्बाद ना हो, इसके लिए, ठीक है। समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे अपन जो अपना क्या होता है नॉमिनल जीडीपी। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मान लीजिए आपने एक वर्ष के अंदर, जैसे यहाँ पर समझिए इसके अंदर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसने पहले वर्ष या मान लीजिए सन 2000 में 100 वस्तुओं को बनाया और उसकी वस्तुओं की जो प्राइस थी उसके कितना था
50 रुपए। कितना था? 50 रुपए। तो उसने टोटल कितने का प्रोडक्शन किया? तो आप बताओगे, उसने टोटल प्रोडक्शन किया 5000। कितने का किया? 500 का प्रोडक्शन किया। तो ठीक है। अब इसी कंपनी ने मान लीजिए 2001 में भी कुछ प्रोडक्शन किया। 2001 में मान लीजिए इसने प्रोडक्शन को कर दिया कम, मान लीजिए 90 रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 90। लेकिन प्राइस को इतने बढ़ा दिया, तो अब कितने का हुआ? तो आप बताओगे अब हुआ कितना हो गया? 020 लिखिए आप लास्ट में, 54, यानी 5400 रुपए का। देखिए अब आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई होती है, देखिए 10 रुपए से कितने रुपए महंगाई बढ़ गई, यहाँ पे रुपए कितने 10 महंगाई बढ़। हालांकि प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा है? प्रोडक्शन तो और कितना कम हो गया? 10 कम हो गया, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई। इसके कारण जो मुद्रास्फीति, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन भी अपन को कैसा लग रहा है? बढ़ा हुआ लग रहा है। तो इसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आप बताओगे। इसी चीज को अपन कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अभी समझिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें उत्पादित वस्तुओं का चालू मूल्य पर निकाला जाता है। यानी जो उत्पादित वस्तुएं एक वर्ष के अंदर जितनी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उनकी गणना चालू वर्ष के आधार पर की जाती है और प्रोडक्शन भी चालू वर्ष का लिया जाता है। जैसे फिलहाल में अभी इसे रियल जीडीपी को आप भूल जाइए, केवल इस नॉमिनल जीडीपी फोकस कीजिए। जैसे 2011 वर्ष के लिए बात करूं तो मैंने पेंसिलों को लिया है। पेंसिल 2011 के लिए 5 रुपए क्या था? एक पेंसिल का मूल्य है। 20 पेंसिल बनाए तो टोटल 5 × 20 टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ? 100 रुपीज का। अगला सेम इसी तरह 2012 के लिए बात करूं तो प्राइस कितना रखा है? 6 रुपए, बल्कि प्रोडक्शन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ? आप बताओगे 114 का। इसके बाद 2020 के लिए 2020 के लिए तो इसमें क्या हुआ? 7 प्राइस को बढ़ा दिया इनके क्या, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो एक कितना हो गया? 126। यानी ऐसे करते करते आप देखोगे यहाँ पे तो लगातार प्राइस को क्या किया गया है? लगातार प्राइस को बढ़ाया गया है। और इसी तरह अगर जब आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या किया गया है? तो आप बताओगे इसमें लगातार प्रोडक्शन को गिराया गया है। लेकिन जब आप जीडीपी को देखोगे, जीडीपी ध्यान से देखोगे तो 100 से 114, 126, 150 और 210, यानी लगातार जीडीपी बढ़ा है। तो क्या वास्तव में रियल में जीडीपी बढ़ा है? जीडीपी का मतलब होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का अगर निर्माण होगा तो जीडीपी अपन मान नहीं कि बढ़ा हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो यहाँ पे लगातार क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। प्रोडक्शन क्या लगातार कम हो रहा है। तो यानी ये वास्तव में अपना रियल जीडीपी नहीं है, ये अपना रियल जीडीपी नहीं है। तो देखिए रियल जीडीपी जो गणना की जाती है ना, वो की जाती है किसी ना किसी बेस ईयर के आधार पर। किसके आधार पर की जाती है? किसी ना किसी बेस ईयर के आधार पर की जाती है। रियल जीडीपी जो उत्पादित वस्तुओं की गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। यानी एक वर्ष के अंदर जितनी उत्पादित वस्तुएं, यानी एक वर्ष के अंदर किसी भी कंपनी ने जितनी भी क्या बनाई वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, उसकी जो गणना होती है वो आधार वर्ष याद रखना, जो बेस ईयर होता है उसके मूल्य के आधार पर की जाती है। भारत के अगर बेस ईयर की बात करें, जो इंडिया है अपना, क्या है? इंडिया। यहाँ पर लिख लेना भारत के बेस ईयर की अगर अपन बात करेंगे तो भारत का बेस ईयर है 2011। भारत का बेस ईयर कितना है? 2011, जो अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक चलता है। यानी जब रियल जीडीपी अपन निकालते हैं तो जो प्राइस होता है, प्राइस यानी कि जो उसका मूल्य होता है किसी चीज का, वो बेस ईयर के आधार पर लिया जाता है और प्रोडक्शन लिया जाता है चालू वर्ष का। और प्रोडक्शन किसका लिया जाता है? यहाँ पे लिखा है, और प्रोडक्शन चालू वर्ष का होता है, रखा जाता है। तो देखिए यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2011 को क्या मान लिया? बेस ईयर मान लिया। तो इसके अंदर प्राइस कितना था? 5। अब 2011, 12, 20, 21, 22 लगातार जितने चलते आए हैं उन सब में लगातार प्रोडक्शन वैल्यू कितनी रखेंगे अपन प्राइस की? 5। कितनी वैल्यू रखेंगे? 5। अब प्रोडक्शन जो अब अपने क्या रख लिया? आधार वर्ष रख लिया। अब अपन क्या रखेंगे इसमें? तो आप बताओगे अब इसमें प्रोडक्शन की वैल्यू रखेंगे। किसकी? प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन होगा वो किसका रखेंगे? चालू वर्ष का। चालू वर्ष यानी इसमें 20 तो इसमें 20, इसमें 19 तो इसमें 19, इसमें 18 तो इसमें 18, इसमें 15 तो इसमें 15, इसमें 14 तो इसमें। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो 100 से कितना हुआ जीडीपी कम? 95, 19, 75, 70। लगातार जीडीपी में क्या हुई? जो रियल जीडीपी है उसमें लगातार क्या हुई है? गिरावट हुई है। यार क्या हुई है? यानी वास्तव में अगर जीडीपी देखा जाए तो जीडीपी में क्या हुई है? कमी, यानी प्रोडक्शन काफी कम हुआ है।
इसका मतलब कहने का क्या है, प्रोडक्शन काफी कम हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो देखिए, जब मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का अगर देखना चाहो तो क्या देखना चाहोगे, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। तो आप कहोगे सर नॉमिनल जीडीपी को क्यों देखेंगे, क्यों हम पागल थोड़ी हैं, अपन को देखना है रियल जीडीपी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, ठीक है। और अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 2020 अब की ये बात मानिए, 2020 में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इकोनॉमिक्स का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। रियल जीडीपी याद रखोगे, नॉमिनल जीडीपी याद रखना है, ठीक है। अब भारत का बेस ईयर क्या होता है, अक्सर पूछ लिया है, तो क्या बताओगे, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक चलता है। वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली 2011 ही होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, आपसे पूछेगा किस वर्ष का जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होते हैं, किस वर्ष का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होते हैं। तो आप बताओगे किस वर्ष का होते हैं, आधार वर्ष का। किस वर्ष का, आधार वर्ष का। जैसे देखिए, मैंने आधार वर्ष माना 2011 को, आधार वर्ष कितना माना 2011 को, तो 2011 का जितना था नॉमिनल जीडीपी, जितना क्या था अपना नॉमिनल जीडीपी, उतना ही क्या निकल के आया, रियल जीडीपी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस वर्ष का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों बराबर होते हैं, तो आप क्या बताओगे, बेस ईयर का, जो बेस ईयर होता है यानी क्या होता है अपना आधार वर्ष होता है, उस साल यानी जो 2000 मान लीजिए अपना भारत का 2011 है, तो 2011 के साल में भारत का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों क्या रहे होंगे, एक समान यानी के बराबर रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, याद है। तो देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये आप इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अगर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लिया हुआ, और नहीं लिया हो तो वीडियो को पॉज करके ले लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको साफ करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर, देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100। अब चाहे आप किसी वर्ष का निकाल, जैसे 2012 का लीजिए, 2012 का अगर लेंगे, 2012 का ले लो, या 2022 का लो, किसका लो, 2022 का। तो 2022 के लिए नॉमिनल जीडीपी क्या है, 210, कितना है, 210। और 2022 का रियल जीडीपी कितना है, 70। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना अपन को, 100। इसका इससे काटोगे तो 3 बार, कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी टोटल आंसर अपना कितना निकलेगा है, 300। यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। जीडीपी डिफ्लेक्टर कुछ नहीं है, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है, याद रखोगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, अगली क्लास में अपन पॉवर्टी जो गरीबी होती है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपको पढ़ाने के लिए। तो इसी तरह जुड़े रहने के लिए आपके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।